Hello and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the part third of जो हमने पेपर स्टार्ट किया है, जो नेट सेट के पेपर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने सेकंड थर्ड पेपर डिस्कस किया था उसका पार्ट थर्ड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज वो क्वेश्चन नंबर 5050 है। तो उसमें क्या कहता है क्वेश्चन पेपर, वो क्या क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ रिटन एडिटेड द बुक पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज किसने लिखी है? तो सिंपल से आप याद रखेंगे टी शनीन की ये बुक है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आज का 51, वो क्या कहता है? वो कहता है मैच इनको कीजिए ऑथर्स और बुक्स की। लिटिल कम्युनिटी का कंसेप्ट किसने दिया है? तो लिटिल कम्युनिटी का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे ये बेकी मैरोड का कंसेप्ट है। ठीक है, सॉरी ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कंसेप्ट है थर्ड। तो ए को हम अगर थर्ड देखेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा। ए थर्ड और किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड को अगर हम देखेंगे यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन, ये मिकी मैरोड का कंसेप्ट है। और सी को अगर हम देखेंगे डोमिनेंट कास्ट, आपको पता है श्रीनिवासन का कंसेप्ट है। और लास्ट जो है क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटीज आंद्रे की बुक है। ठीक है, तो ये बुक्स को याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसका पार्ट थर्ड आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टडीड पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसने पीजेंट मूवमेंट्स को स्टडी किया है? तो वो बनते हैं हमारे डीएन मजुमदार। आप देखते हैं हमारा यहाँ रीजन एंड असर्शन आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विमेन्स आर फीलिंग एम्पावर्ड इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में आपको पता है जो हमारा पंचायत सिस्टम था उसमें अमेंडमेंट लाई गई थी 30% रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन्स। यानी इसका मतलब है जब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जब वो इलेक्शंस में आए, जब वो पंच बने, सरपंच बने, वीमेन आर फीलिंग एम्पावर्ड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में वीमेन एम्पावर हो गए, उनको भी पावर का शेयर मिला। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ये करेक्ट है। The constitutional amendment has ensured participation of women in the democratic institution। तो ये आया किसकी वजह से? तो ये आया इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, तो दोनों ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका पार्ट ए बनेगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। पॉपराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो पॉपराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉपराइजेशन अगर आप पहले देखेंगे इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब सबसे ज्यादा पॉवर्टी होती है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ फुलफिलिंग ऑफ मिनिमम नीड्स, जब उनमें मिनिमम नीड्स यानी खाना मिलता है, उनको थोड़े से कपड़े मिलते हैं और छोटे से घर होते हैं, तो उनको बोलते हैं मिनिमम नीड्स। आर स्टेट ऑफ इंडिजीजनस, तो ये तीनों चीजें इसमें होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल पॉपर आर इम्प्रोवेंशिंग, तो इसका मतलब ये इसका ए जो है ये इसका आंसर नहीं बनेगा, तो इसका पार्ट 4 आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? हु इनिशिएटेड द स्टडीज इन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद किसने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को स्टडीज एज स्टडी क्या किया, इनिशिएट किया, लाया? तो वो सेथ एंड मायर्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट जब वेबर ने डिस्कस किया तो उसने कहा वहां डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब एक को एक काम किया दिया जाता है, दूसरे को दूसरा, तीसरा तीसरा काम करता है, एक हेड बनेगा, एक उसके अंडर काम करे, क्लर्क रहेगा, एक ऑफिस बॉय रहेगा। ठीक है, और वहाँ क्या होते हैं? वहाँ रिटर्न रूल्स होते हैं। यस, इसका पावर लिखा जाता है, इसका पावर अलग होता है, इसका पावर अलग होता है, इसका पावर अलग होता है। उसके साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन और इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं। यहाँ कोई पर्सनल नहीं होता है, मतलब जिस तरह से हमसे हमारे फैमिली में पर्सनल रिलेशंस होते हैं या अपने पर्सनल रिलेशन, ये इम्पर्सनल, एक दूसरे की रिलेशंस इनकी पर्सनल नहीं होती। तो इसका सीधा ओरल कम्युनिकेशन बाहर निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है, रिटर्न रूल्स और इम्पर्सनल रिलेशंस। इम्पर्सनल रिलेशंस कहते हैं ना, वो ऑफिस में जब कोई झगड़ा होता है तो फिर आप सुनेंगे ये स्टेटमेंट, यहाँ पर्सनल कुछ नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कहता है एलिनेशन इन कैपिटलिस्ट सिस्टम रेफर्स टू, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं डिस एनचेंटमेंट, तो ये ऑफ ए वर्कर्स। इसको हम आयरन केज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको वेबर ने आयरन केज भी कहा है कि हम इस आयरन केज का मतलब होता है हम इस दुनिया में इस तरह से हैं जिस तरह से मशीन्स काम करते हैं। हमारा कैलकुलेटेड टाइम है 10 बजे, 9 बजे हम निकल रहे हैं, यहाँ पहुँचना है 10 बजे, हमें ऑफिस पहुँचना है 4 बजे से, वहाँ निकलेंगे 6 बजे तक यहाँ काम करना है, 10 बजे फिर सोना है। तो कैलकुलेटेड टाइम में हम काम कर रहे हैं, यानी हम मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम आयरन केज बोलते हैं मैक्स वेबर।
तो इसका पार्ट सेकंड बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। When did the first national commission on labor submit is reported on labor problems? आप बताइए कब पहला नेशनल कमीशन बना था जिसने क्या किया था, लेबर सबमिट, जिसने रिपोर्ट बनाया था लेबर्स पे, क्या है, क्या, लेबर्स पे और लेबर प्रॉब्लम्स पे, बोथ इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है, जहां आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, इंटरव्यू होता है, जहां आपका नाम लिखा होता है, सब कुछ आपका रिकॉर्ड अवेलेबल। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब एग्रीकल्चर है, यहाँ आपका आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका नाम कहीं नहीं है। तो ये कब हुआ था, ये 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम किसे बोलते हैं, तो सिंपल आप याद रखेंगे, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब होता है एसिटी इन ए ग्लोबल फाइनेंस एंड एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस वहां होता है, यानी वहां ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल ट्रेड होता है वहां से। ठीक है, वो सिटी जहां इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे हमारी दिल्ली है, मुंबई है। और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां इंफॉर्मेशन फ्लो होती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ठीक है, डोमिनेट द इकोनॉमी, ये चीजें डोमिनेट करती हैं वहां की इकोनॉमी को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसी को कहा जाता है। तो इसका आंसर पार्ट सेकंड बनेगा डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हमें कहता है मेजॉरिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली अर्बनाइज्ड। यस, कोस्टल स्टेट्स हमारे कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स, जहां क्या होता है, जिसके बाद फिर समंदर यानी सी स्टार्ट होते हैं, जहां सी ट्रेड होता है। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज। दे हैड एंटरली, ये कहता है वहां सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन, मतलब लोग वहां ज्यादा अर्बनाइज हुए, वहां उन एरियाज में रहने लगे हैं। ठीक है, रह रहे थे, या वहां क्या हुए हैं, वहां ज्यादा हाईली अर्बनाइज, वहां लोग ज्यादा जाते हैं। दे हैड अर्ली इंटरेक्शन विद, क्यों, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन सबसे, क्योंकि पहले सी ट्रेड होता था, तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स भी वहीं से आए थे, वास्को डी गामा वो भी यहीं से आए थे। ठीक है, तो सी ट्रेड सबसे ज्यादा होता था, तो इसका मतलब लोग सबसे ज्यादा कहाँ अर्बनाइज होते थे, कहाँ जाते थे, एरियाज में। तो बोथ आर ट्रू एंड ये एक्सप्लेनेशन ठीक है इसकी, क्योंकि इसी की वजह से ये चीज हो रही है, बिकॉज दे हैड अर्ली इंटरेक्शन। यहां बिकॉज आप लगा सकते हैं, तो इसका आंसर पार्ट ए निकलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, ये किसने दिया, ये महबूबुल हक ने दिया है, याद रखना। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विच वन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कंसेप्ट आया था, उसमें कौन से इसका इंडिकेटर नहीं था, यानी उसका इंडिकेटर कौन नहीं था, मतलब इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी था, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल, और बच्चों की जो डेथ रेट है उसको कम किया जाए, ये तीनों थे, और शेल्टर फॉर ऑल उसका फीचर इंडिकेटर नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट से आए, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी जो यूनिट है ये वही से आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या आता है, एशियन ड्रामा किसने लिखा है, ये गुनार मिडाल ने लिखा है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे, डेवलपमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डेवलपमेंट। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आया है, जो हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में है, जो हमारे वेलरस्टेन है उसने इस चीज को समझाया। देखो, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। डेवलपमेंट जो एक कंट्री का होता है वो किसकी वजह से होता है, वो बैकवर्ड रीजन्स की वजह से। वो उसमें तीन कॉन्सेप्ट्स आपको समझाता है, जैसे पेरिफियल, सेमी पेरिफियल और कोर नेशंस। वो कहता है जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो उनका जो लेबर सप्लाई है वो कहाँ से आता है, वो इन लोअर जो अंडर डेवलप्ड नेशंस से हैं वहां से आता है। ठीक है, ये उसी लेबर को यूज करके अपनी कंट्री को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनइवन डेवलपमेंट। अनइवन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अनइवन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आदमी का डेवलपमेंट बहुत ये इसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ये लेबर काम करता है इसके घर में, यही प्रॉफिट कमाता है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अनइवन मतलब इसका ज़्यादा इसका कम है, जो सोसाइटी में होता है, जो नेशंस में होता है। तो इसी कंसेप्ट को वेलरस्टेन ने वर्ल्ड लेवल पे यूज़ किया था। तो ये दोनों कंसेप्ट ठीक है, यस अनइवन डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ही की वजह से अनडेवलप, वो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं एज ए टूल, एक्सप्लॉइट करते हैं बाकी बैकवर्ड लोगों को। क्यों, क्योंकि बिकॉज डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि बैकवर्ड रीजन जो है उनकी वजह से इनका डेवलपमेंट होता है। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से डिपेंडेंसी थ्योरी कौन नहीं है? तो यही डिपेंडेंसी थ्योरी है जो सोशल चेंज, सोशियोलॉजी का जो एक मेन पेपर है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, वहां से ये क्वेश्चन आया है। इसमें से पार्ट कौन नहीं है? डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो यही से आया है। तो इनमें अभी मैंने आपको सेंटर पेरिफेरल, कोर और अंडर डेवलप्ड जो है वो सब स्मार्ट सिटीज में नहीं आता है। In India, dual report system is being used for reliable estimates of vital statistics as a part of, तो वो आपका बनता है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। ये स्लोगन जो था सेव प्लेनेट अर्थ, ये कहां से आया था? तो ये रियो समिट से आया सर, जो रियो अर्थ समिट, ये भी एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी से क्वेश्चन आया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ, जो थ्योरी स्टेप माइग्रेशन थी, जो स्टेप माइग्रेशन थ्योरी थी वो किसने दी है? वो रेवेनस्टीन ने दी है। ये माइग्रेशन से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन इंडिया? 1979। लो बर्थ वेट एंड प्रेगनेंसी वेस्टेज इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑकर्स प्राइमरली ड्यू टू, किसकी वजह से ये होता है? मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से ये होता है। यानी कि लो बर्थ रेट, वेट जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा, प्रेगनेंसी वेस्टेज इन ए गिवन पॉपुलेशन, ऑकर्स, ये किसकी वजह से होता है? ये प्राइमरली मैटरनल माल न्यूट्रिशन, यानी कि जब पेरेंट्स अच्छे से खाना नहीं खाते, बैलेंस्ड फूड उनको नहीं मिलता, तो उनका बच्चा भी कमज़ोर होता है। तो डेफिनेटली सीधे ये इम्पैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन को आप फिर से हमें आथर्स और बुक्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो इंडिया के बड़े बड़े फेमिनिस्ट्स हैं उनका नाम यहाँ पे आया है। वंदना शिवा आया है, ठीक है, नीरा देसाई का नाम आया है। तो यहाँ आपको देखना है इसका आंसर कौन बनेगा। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे, जो नीरा देसाई है, नीरा देसाई ने कौन सी बुक लिखी है? नीरा देसाई ने लिखी है, सॉरी एक सेकंड, तो नीरा देसाई जो हमारी है, वेट ए मिनट, हाँ सॉरी, तो नीरा देसाई जो है इसने बुक लिखी है विमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, तो इसका ये बनेगा। और जो पहला हमारा है रीता, इसने कौन सी बुक लिखी है? रीता ने लिखी है विमेन कॉन्फ्लिक्ट। इको फेमिनिज्म आपको पता ही है, ये वंदना शिवा का कंसेप्ट है। तो याद रखना इको फेमिनिज्म कंसेप्ट इसी ने दिया है, वंदना शिवा ने। तो बी का हमारा क्या बनेगा? बी का हमारा बनेगा लास्ट फोर्थ पार्ट, तो इसका पार्ट 1 आंसर बनेगा। चलिए वंदना शिवा को भूलना मत, ये याद रखना, वंदना शिवा का बहुत काम है इस पे, पेट्रियार्की पे, इको फेमिनिज्म पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेंडर रिलेटेड इशू अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर्म्ड इनटू एन एक्ट इन 2013 में कौन सा जेंडर रिलेटेड इशू को एड्रेस किया था इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, और गाइडलाइंस फॉर्म किए थे? गवर्नमेंट को बोला था गाइडलाइंस इसके रिलेटेड कोई एक्ट बनाओ, तो वो बना था सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। चलिए 2013। अब फिर से बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं इस बार, और इस बार बीना अग्रवाल भी आई है और लीला दुबे का भी आया है, ठीक है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो पहला जो हमारा है, जो कैरन कपाड़िया है, इसकी शिवा एंड हर सिस्टर्स की बुक है, याद रखना, ठीक है, इसके बुक्स हैं। और हमारी जो दूसरी है वो है लीला दुबे। तो लीला दुबे ने क्या किया? लीला दुबे ने लिखा है स्पीकिंग पीस विमेन वॉइस फ्रॉम कश्मीर, याद रखना, लीला दुबे सॉरी बी का है, सॉरी ये गलत हो गए यहाँ, हाँ लीला दुबे का ये है विमेन एंड किनशिप कंपैरेटिव स्टडी, ये वाला नहीं है। तो उसके बाद हमारा सी जो बीना अग्रवाल है, इसने लिखा है ये अ फील्ड ऑफ वन्स ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन इंडिया, लैंड राइट्स बीना अग्रवाल ने लिखे हैं, याद रखना। और विमेन एंड किनशिप लीला दुबे का कंसेप्ट है। और डी जो हमारे हैं उर्वशी, इसने कौन सा लिखा है? तो यहाँ इसने लिखा है वॉइस फ्रॉम कश्मीर, उर्वशी का कंसेप्ट है वॉइस फ्रॉम कश्मीर, तो इसका पार्ट 2nd आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन नहीं होता है? लीला दुबे का फिर से आया मैटरनिटी एंड इस्लाम, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एफ गिनिज जो है लॉ एंड जेंडर, इसका यही बाहर निकलेगा, इसका पार्ट 4 जो है वो गलत है, बाकी जो है ये इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। नोंगबरी ने लिखी है जेंडर एंड खासी फैमिली स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना, ठीक है। फ्रॉम होम पैट्रियार्की इज नो लेस इन्फ्लिक्टिंग दैन कास्ट, तो ये किसने ये स्लोगन दिया था, ये नारा किसने दिया था?
किसने ये बोला था? ये दलित वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन चीज़, जो उन्होंने ही ये कहा था कि पैट्रियार्की जो है ये उससे भी ज़्यादा इन्फ्लिक्टिंग है, कास्ट से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो आज हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट में हम इससे आगे जाएंगे 100 तक। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यूज को भी देखिए और जो लेक्चर्स हैं उनको भी देखिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।